हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स के लिए त्रैमासिक के लिए हम क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हमने आपको पिछले वीडियोस में आपके त्रैमासिक के लिए इकोनॉमिक्स क्लास 12th के ये जो अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर है और मैंने आपको दिखाया है। और देखिए इसमें हमने सभी जो क्वेश्चन आपके देख सकते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन है पूरे सॉल्व करा दिए हैं पार्ट फर्स्ट सेकंड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, वो हमें इस वीडियो में पूरे कवर कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी सही जोड़ी हो जाती है, एक शब्द हो जाते हैं, सत्य सत्य हो जाते हैं। और ये आपके देखिए इन प्रश्नों के आंसर एक एक करके मैं आपको सभी अथवा सहित प्रश्न पूरे कंप्लीट करा चुका हूं। तो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे, और साथ ही आपको चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने नहीं देखे हैं तो पार्ट फर्स्ट और सेकंड जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने ये सभी जो क्वेश्चन है आपके यहाँ तक आप देख सकते हैं, आपके यहाँ तक हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे उस वीडियो में। ठीक है, 15 तक कर लिए थे हम, यहाँ 15 तक हमने कर लिए थे। प्रश्न क्रमांक 16 से हमें आगे के जो प्रश्न है वो इस वीडियो में कंप्लीट करने हैं आंसर के साथ। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 16 है आपका, मांग में कमी से कीमत कैसे प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मांग में, ठीक है, प्रश्न क्रमांक आपका क्या था, मांग में कमी से कीमत कैसे प्रभावित होती है। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, मांग में कमी से कीमत कैसे प्रभावित होती है। ठीक है, देखिए किसी वस्तु की मांग को प्रभावित या निर्धारित करने के कुछ तत्व हैं, जिसमें से हमें बताना है कि वस्तु की मांग कैसे प्रभावित करती है। तो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व उसकी कीमत होती है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में भी परिवर्तित हो जाती है। प्रायः वस्तु की कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है तथा कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका आंसर इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, देखिए 2 अंक का है, इतना ही आप लिखेंगे, 3 अंक में आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक आपका 16 का अथवा है, बाजार संतुलन का आशय समझाइए। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बाजार संतुलन क्या होता है। ठीक है, तो बाजार संतुलन इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की 3 विशेषताएं लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 17 है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं लिखनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता, देख लीजिए ये रहा आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता। प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता एक ही चीज़ होती है। ठीक है, इंग्लिश में उसको कंपटीशन ही बोला जाता है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा या कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इसके देखिए कंडीशन क्या है, दशाएं वही इसकी विशेषताएं हैं। देख लीजिए पहली है क्रेता एवं विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या। ठीक है, तो इस विशेषता को पूरा लिख लीजिए, यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, 3 हेडिंग आपको लिखने रहेंगी, जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, वस्तुओं का समरूप होना यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में समरूपता का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता देख लीजिए, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन यानी कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने तथा उद्योग को छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ठीक है, और आगे देख सकते हैं, फर्मों की उद्योग प्रवेश करने से उद्योग में फर्मों की संख्या की वृद्धि, मतलब संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ तक आप कर सकते हैं। 3 ही पॉइंट आप लिख देंगे तो पूरा नंबर आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, बाजार पूर्ति वक्र। ठीक है, बाजार पूर्ति वक्र आपका कहाँ गया, ये बाजार पूर्ति वक्र किसे कहते हैं समझाइए। तो देखिए इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बाजार पूर्ति वक्र। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा, आप देखिए देख लीजिए, ये होता है पूर्ति वक्र या बाजार पूर्ति वक्र, एक ही चीज़ है, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से जब पूर्ति तालिका को रेखाचित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे पूर्ति वक्र कहते हैं। तो ये आप पूरा समझा सकते हैं, इसका डायग्राम भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं घटेगा। तो यहाँ तक आप समझा सकते हैं 3 नंबर के हिसाब से। ठीक है, यदि वक्र की मान्यताएं पूछें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, एजम्पशन उसके पूछे तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 19वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, 18वां सामान्य लाभ किसे कहते हैं, पहले 18वां देख लीजिए। तो सामान्य लाभ क्या होता है, इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सामान्य लाभ किसे कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 19 है, पूर्ति की लोच को कौन कौन से घटक जो है प्रभावित करते हैं। तो पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले घटक हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक आपको कौन सा है, 19वां। तो देख लीजिए इसका आंसर जो है मैं बता दूँ आपको। देखिए यहाँ से पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले जो घटक हो जाएंगे, यहाँ से पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख तत्व यहाँ पर हैं, तत्व या घटक एक ही चीज़ है। तो देखिए पहला है वस्तु का स्वभाव यानी नेचर ऑफ कॉमोडिटी। ठीक है,
उसके बाद उत्पादन लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका मैटर करता है। तो ये देखिए 2 आपके पॉइंट हो जाएंगे। आगे भी इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि समय होता है, टाइम भी इसको इफेक्ट करता है, ठीक है। तो टाइम का भी आप लिख सकते हैं, बाजार की उपलब्धि भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर में है तो 4 आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर 3 में है तो 3 पॉइंट लिख देना। अब देखिए हो गया हमारा सामान्य लाभ हो गया, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो गया, पूर्ति लोच को घटक हो गए, अधि मांग तथा अधि पूर्ति में अंतर, ठीक है। तो 19 का अथवा वाला देख लीजिए, इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अधि मांग तथा अधि पूर्ति में अंतर का लेना है, ठीक है। उसके बाद मांग में कमी से कीमत कैसे प्रभावित होती है, तो ये वाला हम देख चुके हैं अभी, ठीक है। वही प्रश्न है, बाजार संतुलन का आशय भी हम देख चुके हैं। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए जल्दी से, उत्पादन लागत के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 21 जो है आपका, उत्पादन लागत के विभिन्न प्रकार हमें वर्णन करना है। तो देख लीजिए इसका आंसर मैं बता दूं आपको, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक है। उत्पादन लागत के विभिन्न प्रकार, ठीक है। तो देख लीजिए ये रहा उत्पादन लागतें। देख लीजिए उत्पादन लागत यानी प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती हैं, उत्पादन लागतें में वे मदें सम्मिलित की जाती हैं जिन पर उत्पादक उत्पादन कार्य में प्रत्यक्ष रूप से खर्च करता है, जैसे कि कच्चे माल की कीमत, मजदूरों की मजदूरी, उधार ली गई पूंजी पर ब्याज। तो ये सभी इसके उत्पादन लागत के प्रकार हैं, इन्हीं का आपको वर्णन कर देना है। थोड़ा आप देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ ये होते हैं जिनका आप थोड़ा और डिटेल में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए पैमाने के प्रतिफल की अवधारणा को समझाइए, ये भी आपका 4 अंक का ही प्रश्न है। तो पैमाने की प्रतिफल की जो अवधारणा है ये देखिए आपका ये रहे, इसका आंसर भी देख लीजिए। पैमाने के प्रतिफल की जो अवधारणा हो जाएगी, यहाँ से देख सकते हैं पैमाने प्रतिफल की जो अवधारणा है, यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इसका, ठीक है। इसे पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ये पूरा आप यहाँ से पूरा पढ़ के यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर में है तो पूरा आपको लिखना ही होगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। और इसमें यदि पूछे तो आप देखिए इतने ही लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 22 में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में संबंध, ठीक है। हॉसमैन उपयोगिता नियम को सचित समझाइए। और यदि आपको ये आंसर नहीं शो हो रहा तो आप लोग उसको कंप्लीट कर लेना, आपके पास जो भी गाइड है। मुझे इसका आंसर अभी नहीं मिल पाया, ठीक है, तो आप लोग देख लेना। उसके बाद देखिए व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, समझाइए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया है। देखिए इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो प्रश्न क्रमांक आपका 23 है, इस प्रकार से व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र जो है एक दूसरे के पूरक हैं, यानी परस्पर निर्भरता उनकी होती है। तो व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण के 2 शाखाएं हैं। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए इनके, आप ये पूरा कर सकते हैं। और आप ये ज़्यादा नहीं लिखें तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से केवल पॉइंट लिख दीजिए, समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 नंबर में इतना ही आप लिख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए सकारात्मक तथा आदेशक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए, आपका यहाँ से हो जाएगा सकारात्मक जो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इनमें देखिए इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो हमारा पूरा सॉल्यूशन हमने देख लिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिए इस चैनल से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो अच्छा सा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना।